मूवी शुरू होती है तो हम समंदर में एक फिशरमैन को देखते हैं। समंदर की ऊंची लहरों के साथ एक बॉक्स उसकी तरफ आ रहा था। जब वो बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें एक मरी हुई औरत होती है और साथ एक छोटा सा बेबी भी जो कि अभी भी जिंदा था। उस आदमी को उस बच्चे पर बहुत तरस आता है और वो उसे गोद में उठा लेता है। वो बच्चे को अपने पास रख लेता है और उसका नाम परसियस रखता है। अब ये बच्चा बड़ा होता जा रहा था तो उस आदमी को ख्याल आता है कि क्यों ना कहीं और जाकर रहा जाए। तो वो अपनी फैमिली के साथ नई जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो रास्ते में होते हैं कि देखते हैं कि कुछ लोग एक बहुत बड़ा स्टैचू समंदर में गिरा रहे हैं और वो स्टैचू ज़्यूस का था जो कि खुद को आसमान का खुदा कहा करता था यानी गॉड। जैसे ही वो स्टैचू पानी में गिरता है तो पानी में हलचल मच जाती है और बहुत सारे क्रिएचर्स निकलकर उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं और फिर वो सब क्रिएचर्स आपस में मिल जाते हैं यानी एक ही फॉर्म बना लेते हैं। ये किसी काले धुएं की तरह लग रहा होता है। दरअसल ये अंडरवर्ल्ड गॉड था। इसका नाम हेडीज था। इसके बाद वो उस आदमी की फैमिली पर भी अटैक कर देता है जिससे उसकी शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी सारी फैमिली मर जाती है। लेकिन लकीली परसियस बच जाता है। लेकिन उसके लिए तो यही इसकी फैमिली थी। वो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि कुछ भी हो मैं अपनी फैमिली का बदला लेके जरूर रहूंगा। ज़्यूस चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें तो उसने अपनी वर्शिप जारी रखने के लिए कुछ स्टैचूज भी बना दिए थे। लेकिन लोगों ने उसके बनाए गए टेम्पल्स और स्टैचूज तबाह करना शुरू कर दिए और अब तो उन्होंने हद ही कर दी जिससे ज़्यूस को काफी गुस्सा आने वाला था। उन्होंने उसका स्टैचू जो पानी में फेंक दिया था। फिर हम देखते हैं कि काफी टाइम बाद हेडीज और ज़्यूस का आमना सामना होता है। वो अंडरवर्ल्ड से आया था। वो कहता है कि इंसानों का काम तो हमारी पूजा करना है, हमारी वर्शिप करना है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं। वो ज़्यूस से कहता है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी ताकत से लोगों में डर पैदा कर दूं। वो भटक चुके हैं और मेरे एक बार डराने से वो वापस से वर्शिप करने लगेंगे। ज़्यूस चाहता था कि सब मैटर प्यार से तय हो जाए लेकिन उसके पास भी इंसानों को हैंडल करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। तो वो हेडीज को इस बात की इजाजत दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स जिन्होंने ज़्यूस का स्टैचू पानी में गिराया था वो परसियस को उठा कर ले जाते हैं। वो उसको पैलेस ले आते हैं। वहाँ पर किंग और क्वीन इस बात का जश्न मना रहे होते हैं कि हमने तो स्टैचू को पानी में गिरा दिया और हम जीत गए हैं, इंसान ही सबसे ऊपर है। तो उनकी बेटी यानी प्रिंसेस आकर कहती है कि ये सब ठीक नहीं है, हमें इस तरह से मीन नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी क्वीन उससे कहती है कि तुम कुछ नहीं जानती हो। तभी वहाँ पर आता है हेडीज। परसियस जब उसे देखता है तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। वो एक तलवार उठाता है कि वो उसे मार दे लेकिन तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। फिर हम देखते हैं कि हेडीज क्वीन के पास जाता है और उसे अजीब तरीके से मार देता है। हेडीज फिर उन पैलेस के लोगों से एक बात करता है। वो कहता है कि आज से ठीक 10 दिन बाद सोलर इक्लिप्स होगा और मैं तुम लोगों की तरफ एक मॉन्स्टर भेजूंगा। वो तुम लोगों के पूरे शहर को तबाह कर देगा। लेकिन तुम लोगों के पास एक चॉइस है, तुम शहजादी की जान की कुर्बानी देकर पूरा शहर बचा सकते हो और अगर ऐसा ना किया तो तुम लोगों का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। अब ये तुम लोगों पर है कि तुम क्या करते हो। और जाते जाते वो वहाँ पर एक और धमाका कर देता है। वो उन्हें कहता है कि परसियस भी गॉड्स का एक हिस्सा है। तो वो लोग परसियस को एक जगह पर बंद कर देते हैं। उसे जिस जगह बंद किया जाता है वहाँ पर वही लड़की होती है जिसने उसे मारने से रोका था यानी हेडीज को मारने से। वो बहुत प्यारी होती है और अपना नाम लो बताती है। वो उससे कहती है कि तुम जानना चाहते हो कि तुम कैसे पैदा हुए और तुम गॉड्स का हिस्सा कैसे हो। वो उसे पास्ट की एक स्टोरी सुनाना शुरू करती है। वो कहती है कि एक बादशाह होता था जो कि पहाड़ों के दरमियान अपनी हुकूमत किया करता था। कुछ बातों की वजह से सब गॉड्स कहते थे कि इस किंग को खत्म कर दिया जाए लेकिन ज़्यूस गॉड रहमदिल था और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने कुछ ऐसा सोचा कि मैं किसी और तरह से सब कुछ ठीक कर दूं। तो उसने किंग की वाइफ यानी क्वीन को अपने बेबी की मदर बना दिया और जब किंग को ये पता चला कि ये मेरा बेटा नहीं है तो उसने उसी औरत को यानी क्वीन को और उस बच्चे को एक बॉक्स में बंद करके समंदर में फेंक दिया। लेकिन इसी के साथ बहुत जोर से बिजली चमकी और वो खुद भी मारा गया। वो मजीद बोलती है कि यही वजह है कि तुम इंसान भी हो और गॉड भी हो। वो उसे बताती है कि वो मैं ही थी जिसने तुम्हें उस फिशरमैन तक पहुंचाया। वो कहती है कि मैं तब भी ऐसी ही थी जैसे आज हूँ, मैं कभी मर नहीं सकती और यही मेरा कर्स है। परसियस उन लोगों से कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर का मुकाबला कर सकता हूँ। तो वो लो और कुछ आर्मी को लेके वहाँ पे चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो बादशाह जिसने परसियस को समंदर में फेंका था वो मरा नहीं था बल्कि डिफॉर्म हो गया था और उसकी शक्ल काफी खौफनाक लगती थी। हेडीज उसके पास जाता है और उससे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम परसियस से बदला लो। इनफैक्ट हेडीज बुरा था,
वो चाहता था कि वो एक दिन पावरफुल होकर ज़्यूस की जगह ले ले। दूसरी तरफ हम फिर देखते हैं कि परसियस और कुछ लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं। परसियस को एक आदमी तलवारबाजी सिखा रहा होता है और तभी परसियस को जंगल में एक स्वॉर्ड मिलती है यानी तलवार, और वो ज़्यूस की तरफ से थी। लेकिन परसियस वो नहीं लेता और उसी आदमी को दे देता है जो उसे फाइटिंग स्किल्स सिखा रहा था। वहाँ पर उन्हें कुछ विंग्ड हॉर्स दिखाई देते हैं यानी ऐसे घोड़े जिनके पर थे। लो बताती है कि आज तक इन पे किसी ने सवारी नहीं की और परसियस भी उन्हें प्यार कर रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर आता है वही डिफॉर्म किंग। उन दोनों की बहुत स्वेयर फाइट होने लगती है तो वो पूरा किंग परसियस के हाथ पर बाइट कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। तभी वहाँ पर आर्मी भी आ जाती है और उनमें खूब लड़ाई होती है। वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो आदमी जो परसियस का दोस्त बन चुका था इसका हाथ काट देता है यानी इसी बुरे किंग का। लेकिन किसी तरह वो इनसे अपनी जान छुड़ाकर भाग जाता है। उसके हाथ से खून बह रहा था। जमीन पर जहाँ जहाँ उस बुरे किंग का खून गिर रहा था वहाँ से बिच्छू निकल रहे थे यानी स्कॉर्पियंस, और वो उन लोगों पर बराबर अटैक कर रहे थे। वो इतने बड़े थे कि इंसान भी उनके सामने छोटे लग रहे थे, तो इसलिए लड़ाई करने में आर्मी को काफी मुश्किल आ रही थी। एक बड़ा सा स्कॉर्पियन परसियस की तरफ जाता है ताकि वो उसे मार दे, लेकिन तभी परसियस अपने आगे एक शील्ड कर लेता है और उसी तरह लो उस स्कॉर्पियन का हाथ काट देती है और वो गुस्से में लो की तरफ मुड़ जाता है और फिर परसियस लो की जान बचाता है। दूसरे बिच्छू को भी आर्मी का एक आदमी मार देता है, लेकिन तभी वहाँ पर और बिच्छू आ जाते हैं। वो उन पर फिर से अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई ग्रुप आता है। वो सब काफी खौफनाक थे। दरअसल ये ग्रुप था जिन का। वो उन सब स्कॉर्पियंस को रोक देते हैं। अब हम देखते हैं कि परसियस को उस बुरे किंग की बाइट की वजह से काफी दर्द हो रहा होता है। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है कि तभी वो जिन उसे अपने मैजिक से ठीक कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और फिर वो सब मिलकर विचेस के पास जाते हैं। ये लोग उन विचेस के पास इसलिए गए थे कि हो सकता है वो इन्हें मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ बताएं, लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं बताती और उल्टा इन पर ही अटैक कर देती हैं। इन सब की आंखें नहीं थी, बल्कि एक ही आंख थी जो कि अलग बाहर पड़ी हुई थी। परसियस उनकी वो आंख पकड़ के कहता है कि मुझे सब बताओ। वो डर जाती हैं और परसियस को बताती हैं कि उस मॉन्स्टर को हराने का एक ही तरीका है, एक ही चीज है जिससे तुम उन्हें हरा सकते हो, और वो है गॉर्गन मेडुसा का सर। वो तुम्हें अंडरवर्ल्ड में मिल तो जाएगी, लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। वो यहाँ पर कहती हैं कि हम जानती हैं कि तुम हार जाओगे। परसियस उनकी एक नहीं सुनता और फिर वापस आकर ज़्यूस से मिलता है। ज़्यूस उसे कॉइन देता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। ये सब लोग चलते जाते हैं और फिर मेडुसा के मंदिर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इन्हें लेने के लिए एक शिप आनी थी जो कि उसी कॉइन की मदद से आ जाती है। कश्ती में लोग परसियस को बताती है कि तुम उसकी आंखों में मत देखना वरना तुम पत्थर बन जाओगे। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो मेडुसा उन पर अटैक कर देती है और जिन को परसियस को आग में फेंकने लगती है, लेकिन परसियस अपनी तलवार किसी जगह फंसाकर खुद की और जिन की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ मेडुसा आर्मी के सब लोगों को पत्थर बनाती जा रही थी। परसियस ये ट्रिक जानता था तो वो आंखें बंद करते हुए उस पर अटैक करता है और बहुत बहादुरी से उसका सामना करता है और उसका सर उसके जिस्म से अलहदा कर देता है। परसियस काफी खुश था क्योंकि उसके हाथ में मेडुसा का सर था। जैसे ही टेम्पल से बाहर आकर लो को दिखाने वाला होता है कि लो को पीछे से वो बुरा किंग मार देता है। यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आती तो वो उस आदमी से जिसने उसे फाइटिंग स्किल सिखाई थी कहता है कि मुझे ज़्यूस की दी हुई तलवार दो। फिर उसी तलवार से वो उस बुरे किंग से लड़ता है। तभी वहाँ पर वो विंग्ड हॉर्स भी आता है और परसियस वो पहला आदमी था जो उस पर बैठा। वो उस पर राइड करता है और वहाँ से चला जाता है। वो दरअसल उस प्रिंसेस को बचाने गया था। दूसरी तरफ हम ज़्यूस को देखते हैं कि जो लोगों को डराकर काफी पावरफुल हो चुका था और वो मॉन्स्टर वहाँ पर भेज चुका था। उसे पता चलता है कि परसियस अभी भी जिंदा है तो वो भी वहाँ के लिए निकल पड़ता है। उस शहर के लोग ऑलरेडी डरे हुए थे। जब उस शहर के लोग ये देखते हैं कि शहर में वो मॉन्स्टर आ चुका है तो वो फौरन से प्रिंसेस की कुर्बानी देने के लिए उसको यहाँ पर ले आते हैं। दूसरी तरफ हम परसियस को देखते हैं जो कि उसका सर लेकर यहाँ पर आ रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में हेडीज के कुछ क्रिएचर्स वो सर छीनकर भाग जाते हैं और परसियस फिर उनका पीछा करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने शहर में पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। वो क्रिएचर्स काफी चालाकी से परसियस को उसी मॉन्स्टर के पास ले आते हैं ताकि वो उसे खा ले या मार डाले, लेकिन परसियस काफी समझदार था और यहाँ वो अपनी जान बचा लेता है। वो उसी फ्लाइंग हॉर्स पर उनका पीछा कर रहा होता है और फाइनली वो हेड यानी वो सर उनसे ले लेता है। अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस लटकी हुई होती है और उसके सामने वो मॉन्स्टर आ जाता है। वो उसे खत्म करने ही वाला होता है कि पीछे से फौरन से परसियस आ जाता है। वो मेडुसा का सर उस क्रिएचर के सामने गिरता है। जैसे ही वो क्रिएचर मेडुसा की तरफ देखता है तो वो पत्थर में बदलने लगता है।
अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर मर चुका था, लेकिन हेडीज भी यहाँ आ चुका था। परसियस ज़्यूस की दी गई स्वर्ड से लाइटनिंग करता है, यानी बिजली बनाता है और उसे उसकी तरफ फेंक देता है। हेडीज इसकी वजह से वापस अंडरवर्ल्ड में चला जाता है, लेकिन इसके साथ साथ प्रिंसेस भी समंदर में गिर जाती है और परसियस समंदर में कूदकर शहजादी की जान बचाता है। कुछ मोमेंट्स बाद यानी कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस और परसियस समंदर के बाहर लेटे हुए हैं। वो समंदर के किनारे बेहोश पड़े थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो फ्लाइंग हॉर्स आता है और उन्हें होश में लाता है। प्रिंसेस जब होश में आती है तो वो परसियस से काफी इम्प्रेस होती है। वो कहती है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे, तो क्यों ना तुम यहाँ के किंग बन जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी ज़्यूस के पास भी जाना है, तुम्हें क्वीन बनना मुबारक हो। जब वो ज़्यूस के पास जाता है तो ज़्यूस भी उसे गॉड बनने की ऑफर करता है, लेकिन वो इससे भी नहीं मानता। ज़्यूस उसे बताता है कि हेडीज अभी भी जिंदा है, वो सिर्फ कमजोर होकर अंडरवर्ल्ड में गया है। वो इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कब लोग गॉड की वर्शिप करना छोड़े और कब वो पावरफुल हो, क्योंकि लोग जब शैतानों से डरते हैं तो वो ताकतवर हो जाता है। वो कहता है कि पहले कोई भी इंसान उसे हरा नहीं सकता था, लेकिन तुम वो हो जिसने उसे हराया है और तुम्हारे पास वो मैजिकल स्वर्ड भी है और वो फ्लाइंग हॉर्स भी, तो मैं तुम्हें तीसरी चीज भी देता हूँ। ये कहते ही ज़्यूस गायब हो जाता है और फिर परसियस को लॉ दिखाई देती है। इसका यही मतलब था कि ज़्यूस ने लॉ को जिंदा कर दिया था परसियस की खातिर, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लैश ऑफ टाइटंस का पार्ट 2 रेथ ऑफ टाइटंस। तो इस मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि परसियस का एक छोटा सा बेटा है। वो उसे कोई वॉरियर या अच्छा खिलाड़ी नहीं बनाना चाहता, बल्कि एक फिशरमैन बनाना चाहता है, और ये हम भी जानते हैं कि क्यों। फिर सीन चेंज होता है और हम परसियस को बैठा हुआ देखते हैं। तभी ज़्यूस उससे मिलने आता है। वो परसियस से कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे एक चीज का डर है कि लोग गॉड्स की वर्शिप करना बंद कर देंगे एक दिन, और देखो ऐसा ही हुआ। ये तो हेडिस को स्ट्रॉन्ग कर देगा ना। तभी वहाँ पर हल्का सा तूफान आता है और कुछ हलचल होती है। तो परसियस ज़्यूस से कहता है कि लगता है वो दीवारें गिर रही हैं जिनमें वो मॉन्स्टर्स कैद हैं। तो ज़्यूस उसे कहता है कि हाँ, अगर वो दीवारें गिर गईं तो सब के सब मॉन्स्टर्स यहाँ आ जाएंगे, और कुछ तो ऑलरेडी ही निकल चुके हैं। वो कहता है कि अगर गॉड्स खत्म हो गए तो क्रोनोस बाहर आ जाएगा, जो कि ज़्यूस का पाप था। ज़्यूस कहता है कि मेरे बेटे, इस मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहता है कि मैं आपकी मदद कैसे करूं, आप यहाँ से चले जाएं। फिर हम देखते हैं कि ज़्यूस अपने दो साथियों को लेकर अंडरवर्ल्ड में हेडेस से मिलना चाहता है। वो कहता है कि हम मॉन्स्टर्स के इर्द गिर्द की दीवार को मजबूत करना चाहते हैं। ज़्यूस के साथियों में उसका एक आदमी और उसका एक बेटा होता है। उस आदमी का वो बेटा हेडेस के साथ मिल जाता है और ज़्यूस को अपने बाप को कैद कर लेता है। वो लोग यहाँ पर होते हैं तो वो उस दीवार को ठीक भी नहीं कर पाते, तो काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स वहाँ से निकलने लगती हैं। वहाँ से दो मुंह वाला मॉन्स्टर भी निकलता है। वो उस जगह पर अटैक कर देता है जहाँ पे परसियस रहा करता था। उस वक्त परसियस फिशिंग कर रहा होता है, और जब वो देखता है कि किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है तो वो भागकर अपने बेटे को बचाने जाता है। परसियस की उस मॉन्स्टर से बहुत लड़ाई होती है और एंड में वो उस ड्रैगन को यानी मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन परसियस भी इस लड़ाई में काफी जख्मी हो चुका था। वो एक बूढ़ी औरत के पास अपने जख्मों की पट्टी करवाने जाता है, तो वो औरत उससे कहती है कि तुम गॉड के बेटे हो और जब मुश्किल वक्त में लोगों को तुम्हारी जरूरत है तो तुम इस तरह से मुंह मोड़ रहे हो, कितनी गलत बात है। परसियस उससे कहता है कि मैंने अपनी बीवी के मरने से पहले ही उससे वादा किया था कि हमारा बेटा वॉरियर नहीं बनेगा और हम सब लड़ाइयों से दूर रहकर सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। वो औरत कहती है कि अब नहीं, अब की बार तो सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। परसियस वहाँ से निकल आता है और अपने बेटे को लेकर पहाड़ के ऊपर जाता है। वहाँ पर ज़्यूस का एक पुराना टेम्पल होता है जिसमें वर्शिप करने के लिए कोई भी नहीं आता था और इसीलिए गॉड की पावर कम हो रही थी। परसियस वहाँ पर अपने फादर ज़्यूस को याद करता है कि हो सकता है कि वो उससे मिलने आ जाए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें हेडिस ने जो कैद किया हुआ था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और परसियस को बताता है कि किसी ने तुम्हारे फादर को कैद कर लिया है, और वो कोई और नहीं बल्कि हेडिस और उसका एक और साथी है जो कि अब क्रोनोस के अंडर है, और अब तुम ही हो जो अपने फादर यानी ज़्यूस को बचा सकते हो। परसियस यहाँ हैरान हो जाता है कि मैं गॉड को यानी ज़्यूस को कैसे बचाऊं। वो आदमी उससे कहता है कि तुम मेरे बेटे से जाकर मिल लो। वो उसे एक वेपन भी देता है कि हो सके तो मेरे बेटे को दे देना, लेकिन याद रखना अगर वो इसे डिजर्व करता हो। और फिर इसी के साथ वो मिट्टी बन जाता है और उड़ जाता है। परसियस को यह एहसास हो जाता है कि वही है जो अपने फादर की जान बचा सकता है। वो उसी फ्लाइंग हॉर्स को बुलाता है और अपने बेटे को वहीं छोड़कर उस प्रिंसेस को बचाने चला जाता है जिसकी जान अभी भी खतरे में थी। वही प्रिंसेस जिसको कुर्बानी के लिए लाया गया था। फिर परसियस उस लड़के के पास जाता है जिसके फादर ने कुछ टाइम पहले उसे मिलने के लिए कहा था। वो लड़का कहता है कि मैं तुमसे मिलने नहीं चाहता,
अगर तो तुम मेरे फादर की वजह से यहाँ आए हो तो चले जाओ, क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। परसियस कहता है कि ऐसे नहीं करो, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो कहता है मुझसे मजाक मत करो, तुम भी जानते हो और मैं भी कि गॉड्स नहीं मरते और मेरे फादर एक गॉड थे। परसियस उस लड़के से कहता है कि मुझे उस आदमी के पास ले जाओ जो कि उस जगह को अच्छे से जानता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स रहते हैं। वो उसे उससे मिलवाने के लिए तैयार हो जाता है और उनके साथ अब प्रिंसेस भी थी। प्रिंसेस परसियस से पूछती है कि हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो है कौन। तो परसियस कहता है कि वो आदमी मॉन्स्टर्स की सारी नॉलेज रखता है और गॉड्स के वेपन बनाता है। वो कहता है कि मेरे पास जो स्वर्ड है वो भी उन्होंने बनाई है। वो कहता है कि इन्हीं के बनाए गए पावरफुल वेपन से एक और पावरफुल वेपन बनाया गया था जिसकी मदद से ग्रोनोस को मारा गया था। अब ये लोग उस जगह के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। उस आदमी से मिलने से पहले रास्ते में एक डीप फॉरेस्ट आता है, यानी बहुत गहरा जंगल। उस जंगल में चारों तरफ ट्रैप्स लगे हुए थे और इस ट्रैप में परसियस के साथ आया लड़का फंस जाता है और साथ ही तभी कोई इस ट्रैप को खींच लेता है और वो लड़का इनसे दूर जाने लगता है। परसियस उसे बचाने के लिए पीछे भागता है, लेकिन देखता है कि तभी कोई चीज उसकी तरफ आ रही है और फिर एक ह्यूज क्रिएचर उसके सामने आती है जिसकी एक ही आंख थी। वो परसियस के पीछे था। वहाँ पर प्रिंसेस और आर्मी के लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। परसियस आता है और उस क्रिएचर को गिराकर फौरन से उसकी चेस्ट पर खड़ा हो जाता है। उसके पास वो वेपन भी होता है जो कि उस गॉड ने रिसेंटली मरते हुए उसे दिया था। वहाँ पर एक आंख वाले और भी क्रिएचर्स आए थे, लेकिन जब वो ये वेपन उसके पास देखते हैं तो सब के सब परसियस के सामने झुक जाते हैं और फिर इसके बाद वो परसियस के साथी को भी छोड़ देते हैं, यानी उस गॉड के बेटे को भी। अब ये सब मिलकर उस आदमी के पास जाते हैं। वो बताता है कि ज़्यूस के साथ जो साथी गया था हेडिस ने उसे मार दिया है और अगर सारे गॉड्स मर गए तो क्रोनोस आ जाएगा। वो कहता है कि अगर एक बार वो जाग गया तो इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकेगा। वो कहता है कि आप तो गॉड्स के लिए वेपन बनाते हैं ताकि वो उन मॉन्स्टर्स को मार सकें, तो आपको तो पता होगा ना कि उनको कैसे हराना है। वो आदमी कहता है कि मैं भी पहले गॉड हुआ करता था, लेकिन एक बार हेडिस की मैंने हेल्प कर दी थी और सब गॉड्स ने मेरी पावर्स छीन ली और अब मेरे पास कोई पावर नहीं है। वो कहता है कि हाँ, इतना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर उन्होंने ज़्यूस को कैद करके रखा है तो उन मॉन्स्टर्स के आसपास ही रखा है, वो इसलिए ताकि क्रोनोस वहाँ से उसकी पावर्स ले सके। और हमें असल में भी यही दिखाया जाता है कि ज़्यूस के साथ यही हो रहा है। वो कहता है कि वो जगह मैंने ही बनाई थी जहाँ पर मॉन्स्टर्स कैद हैं। वो कहता है कि जब मैं इसको बना रहा था तो मैंने एक दरवाजा अंदर से बाहर की तरफ भी रख दिया था। अब ये लोग सब मिलकर उस जगह की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है जो कि हेडिस के साथ मिल चुका था। वहाँ पर खड़े सब लोगों को मार देता है, लेकिन परसियस उसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी ने वो रास्ता ढूंढ लिया था जिसकी अगली तरफ मॉन्स्टर्स थे। अब परसियस, उसका साथी और वो प्रिंसेस उस तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वही बुरा लड़का उस बूढ़े आदमी को मार देता है। उनके साथ एक ऐसा आदमी भी होता है जिनके पास मैप था, क्योंकि उस जगह की दीवारें अपनी डायरेक्शंस बदल रही थी और वो आदमी सही से बता सकता था कि असल में मॉन्स्टर्स हैं कहाँ पर। अब ये सब उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यूस हेडिस से बात कर रहा होता है। वो हेडिस से कहता है कि क्या मेरे भाई तो मुझे माफ कर सकते हो। हेडिस कहता है कि आखिर किस लिए। तो ज़्यूस कहता है कि मैंने तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जो भेजा। वो कहता है तो तुम ये सब अभी क्यों कह रहे हो मुझसे। तो ज़्यूस कहता है तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया अभी, मैं उसके लिए तुम्हें माफ करता हूँ। ये दोनों एक दूसरे से पोलाइटली बात कर रहे थे और तभी वहाँ पर वो लड़का आता है जो कि पहले हेडिस के साथ मिल चुका था। वो हेडिस पर ही अटैक कर देता है और ज़्यूस फौरन से उस लड़के को रोकता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें से नहीं मारने दूंगा। यहाँ पर हेडिस को पता चल जाता है कि ज़्यूस एक वाकई बहुत अच्छा और रहम दिल गॉड है, तो वो अपने दिल से ज़्यूस के लिए सारी नफरतें निकाल देता है। अब हम देखते हैं कि हेडिस में और उस लड़के में काफी फाइट होती है और वो नीचे गिर जाते हैं और तभी वहाँ पर परसियस, वो प्रिंसेस और उनका साथी आ जाते हैं। ज़्यूस वहाँ पर जंजीरों में कैद होता है, तो परसियस जाकर अपने फादर को आजाद करने की कोशिश करता है। बेसिकली ऐसा करना ग्रोनोस का था, जिस वजह से वो ज़्यूस की सारी पावर ले रहा था। परसियस बहुत मुश्किल से अपने फादर को छुड़वाता है। तभी यहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है जिसने हेडिस पर अभी अभी अटैक किया होता है। वो ज़्यूस पर भी अटैक करने बढ़ता है, लेकिन अब की बार हेडिस अपने भाई ज़्यूस की मदद करता है और उसे रोकता है। परसियस के पास अभी भी वो वेपन था जो उस गॉड ने मरते हुए से दिया था। वो लड़का ये वेपन चुराता है और ज़्यूस की कमर में दे मारता है। वो लड़का ज़्यूस को मारने की नीयत से और आगे बढ़ता है और तभी ज़्यूस परसियस से कहता है कि मुझे अपना वेपन दो, यानी वही स्वर्ड। और वो इस वेपन को और परसियस के वेपन को आपस में मिलाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी लाइटनिंग होती है और ये
ये सब वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और ये लोग उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर प्रिंसेस की पूरी आर्मी है, क्योंकि वहाँ पर क्रोनोस भी था और वो लड़का भी। फिर हम ज़्यूस को देखते हैं जो कि काफी बीमार हो चुके थे। ज़्यूस परसियस से पूछता है कि तुम मुझे उस जगह से बाहर कैसे लेकर आए। तो परसियस कहता है कि मुझे अपने बेटे की फिक्र थी और बस यही सोचकर मैं किसी तरह बाहर आ गया। तो ज़्यूस कहता है कि मेरे बेटे, अपनी इसी पावर का यूज करो, इसी को दोबारा सोचो और दोबारा से खुद को पावरफुल करो और किसी तरह 3 वेपन्स को आपस में मिलाकर एक शानदार वेपन बनाओ जिससे तुम क्रोनोस को हरा सकोगे। इनके पास 2 वेपन्स तो ऑलरेडी ही थे, लेकिन जो ज़्यूस का वेपन था वो अभी भी उस बुरे लड़के के पास था। तभी परसियस कुछ सोचता है और अपने जहन के जरिए उस लड़के से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो मुझसे एक टेम्पल में आकर मिलो। परसियस उस टेम्पल में पहुंच जाता है और जैसे ही वो लड़का उस टेम्पल में आता है तो परसियस देखता है कि उसके साथ परसियस का बेटा भी है। परसियस उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि किसी को उसके बाप से दूर किया जाए तो कैसा लगता है। और इन दोनों में काफी लड़ाई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रोनोस भी बाहर आ चुका है और बहुत पावरफुल है। उसके साथ और भी मॉन्स्टर्स थे और प्रिंसेस की आर्मी उनसे मुकाबला ही नहीं कर पा रही थी। और फिर हम ज़्यूस को देखते हैं जो कि काफी बीमार होते हैं। तभी उनके पास उनका भाई हेडीज आता है और वो उनके कान में कहता है कि भाई मैंने आपको माफ किया। और इसी के साथ वो ज़्यूस का हाथ पकड़ लेता है। ज़्यूस बहुत बूढ़ा था, लेकिन जैसे ही उसने इनका हाथ पकड़ा तो वो जवान होने लगा था। अब वो दोनों मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमें मिलकर उसका मुकाबला करना होगा, हमें क्रोनोस को हराना पड़ेगा। हेडीज कहता है लेकिन हमारे पास तो वैसे वेपन्स ही नहीं है। तो ज़्यूस कहता है कि हम पहले भी तो अपनी पावर्स यूज किया करते थे ना। ये दोनों बाहर जाते हैं और क्रोनोस से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इनमें वैसी पावर नहीं रही। अब दूसरी तरफ हमें परसियस दिखाया जाता है जो कि उस लड़के से अभी तक लड़ रहा था और यहाँ पर फाइनली वो उसे मार देता है और जीत जाता है। अब उसके पास वो वेपन भी आ चुका था जो कि उस लड़के के पास था। वो तीनों वेपन्स को मिलाकर एक बहुत ही अच्छा वेपन बनाता है और फिर वो अपने फ्लाइंग हॉर्स को बुलाता है। अब वो बढ़ता है क्रोनोस की तरफ और उसे मारने की बहुत कोशिश करता है। क्रोनोस भी बराबर उससे लड़ रहा था। परसियस फिर क्रोनोस के मुंह के अंदर चला जाता है और वो वेपन वहीं पर छोड़कर बाहर आ जाता है, जिससे क्रोनोस में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो फाइनली यहाँ पर मर जाता है। अब परसियस ज़्यूस से मिलता है तो ज़्यूस उससे कहता है कि तुम्हें जो पावर आई है वो तुम्हारे बेटे की वजह से आई है, जैसे तुम मेरी पावर थे। परसियस कहता है कि हो सकता है कि आप ना मरें, आपको हेडिस बचा लेगा, आप उनसे कहें। तो ज़्यूस कहता है कि वो मुझे पहले ही अपनी पावर दे चुका है और अब और मैजिक नहीं चलेगा, अब हमारा वक्त पूरा हुआ। ज़्यूस कहता है कि जितना भी वक्त था अच्छा गुजरा और तुमने मेरा साथ दिया, तो इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसे प्यार करते हैं और इसी के साथ वो मिट्टी में बदल जाते हैं। अब हेडिस भी परसियस के पास आता है और कहता है कि मैं भी अब बहुत कमजोर हो चुका हूँ और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि परसियस उसी प्रिंसेस के पास गया है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर परसियस का बेटा उससे कहता है कि बाबा अब घर चलते हैं ना, वहाँ जाकर हम बहुत सारी मछलियों का शिकार करेंगे। तो वो अपने बेटे से कहता है कि अब हम घर नहीं जाएंगे, ये लो मेरी तलवार लो। तो उस बच्चे से वो तलवार नहीं उठाई जाती। वो कहता है कि बाबा ये तो बहुत भारी है। तो वो अपने बेटे से कहता है कि तुम परसियस के बेटे हो और ज़्यूस के पोते हो और तुम इसको उठा सकते हो, तो चलो उठाओ इसको। और इसी के साथ परसियस का बेटा वो तलवार ऊपर कर लेता है और कहता है कि हाँ बाबा मैं इसे संभाल सकता हूँ। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है, यानी ये पार्ट 2 भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।